हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सूर्या गुज्जर। आप सभी का स्वागत करता हूं तवर क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज हम मनोविज्ञान के नोट्स, हैंडराइटिंग नोट्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने 1 घंटे की वीडियो के अंदर मनोविज्ञान के बाल विकास से संबंधित एवं अन्य टॉपिक को क्लियर किया था। इसके बाद हम नैतिक विकास से शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लगभग 2 घंटे के अंदर इस नोट्स को क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद अन्य पार्ट भी आने वाले हैं, तो हमारे चैनल से जुड़िएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले नोट्स में पढ़ते हैं नैतिक विकास को। तो नैतिक विकास, सैमुअल इस्माइल के अनुसार जो नैतिक विकास है वो चरित्र आदतों का पुंज होती है। जो चरित्र होता है वो आदतों का पुंज होता है। सैमुअल इस्माइल के अनुसार चरित्र होता है वो आदतों का पुंज होता है। शैशवावस्था में नैतिक विकास, सबसे पहला टॉपिक है शैशवावस्था में नैतिक विकास। इस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, लेकिन माता पिता के भय से बच्चा नैतिकता का पालन करता है। यानी जो शैशवावस्था होती है उसमें नैतिकता कम पाई जाती है, अभाव पाया जाता है, लेकिन बच्चों पर माता पिता का जब दबाव होता है तो उनमें नैतिकता का पालन आता है और उन्हें नैतिकता का पालन करना होता है। 2 वर्ष का बच्चा अच्छे लड़के और बुरे लड़के में अंतर करेगा। जो 2 वर्ष का लड़का होता है या बच्ची होती है वो अच्छे लड़के और लड़की में अंतर कर सकता है। 4 वर्ष का बालक अच्छे कार्य और बुरे कार्यों में अंतर कर सकता है। जो 4 वर्ष का बालक होता है वो अच्छे कार्य में फर्क कर सकता है और बुरे कार्य में भी अंतर कर सकता है। बाल्यावस्था में नैतिक विकास, आपका अगला टॉपिक है बाल्यावस्था में नैतिक विकास। नैतिकता का सर्वाधिक विकास और नैतिक सापेक्षता, चोरी, झूठ आदि की आलोचना का प्रारंभ होता माना जाता है। जो नैतिकता की सर्वाधिक विकास और नैतिकता की जो सापेक्षता है वो सर्वाधिक इस काल से ही प्रारंभ होती है। स्ट्रेंग के अनुसार बालक में न्याय, विवेक, ईमानदारी के गुणों का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में स्ट्रेंग के अनुसार बाल्यावस्था में बालक में न्याय, विवेक और ईमानदारी के गुणों का विकास हो जाता है। अगला टॉपिक है किशोर अवस्था में नैतिक विकास। टैंक व हैविंग हर्स के अनुसार क्या है किशोर अवस्था में नैतिक विकास, ये देखिएगा। बालक नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करता है और उसके आधार पर अपने कार्यों का मूल्यांकन करता है। जो बालक होता है वो नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करता है और उसके आधार पर ही अपने कार्यों का मूल्यांकन करता है। आदर्श व्यक्ति की कल्पना करना और उसके अनुसार बनने की कोशिश करना, यानी बच्चा किशोरावस्था में अपना आइडल चुनता है, एक आइडल, और उसके अनुसार ही बनने की कोशिश करता है। कर्तव्य, अधिकार और अंतःकरण के आधार पर नैतिकता का पालन करना। जो बालक होता है वो कर्तव्य के, अधिकार के हिसाब से और अंतःक्रिया के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। किशोर धर्म की संकीर्णता को स्वीकार नहीं करता। जो किशोर होता है वो धर्म की संकीर्णता को स्वीकार नहीं करता है। मेडिवस के अनुसार ये कहना है, मनोवैज्ञानिक मेडिवस का कहना है कि किशोर है वह धर्म की संकीर्णता को स्वीकार नहीं करता है। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नैतिक विकास को जो प्रभावित करते हैं वे कारक कौन कौन से हैं? संवेग, आदतें और मूल प्रवृत्तियां। इनके अलावा सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक ही हैं।
जो संवेग होते हैं, आदत होती हैं और मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ये नए कारक हैं। इनके अलावा जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वे इस प्रकार हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत। अगला टॉपिक है आपका नैतिक विकास का सिद्धांत। 1969 कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 में दिया गया था। प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज पूर्व परंपरागत, पूर्व औपचारिक और पूर्व रुचिगत और पूर्व लौकिक अवस्था। जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसको अन्य नाम दिए गए हैं। कौन कौन से नाम हैं? 0 से 6 वर्ष की आयु को क्या नाम दिए गए हैं? प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत, पूर्व औपचारिक, पूर्व रुचिगत और पूर्व लौकिक अवस्था। आज्ञा व दंड की अवस्था कहा जाता है 0 से जन्म यानी जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को आज्ञा व दंड की अवस्था माना है। सरल अहंकार, सापेक्ष और सहायक उद्देश्य, जिसकी लाठी उसका भैंस। अपनी आवश्यकताओं को समझना, दूसरे के अधिकारों को जानना और बराबरी के लेन देन के आधार पर नैतिकता का पालन करना, ये सब होता है जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सरल अहंकारी, सापेक्ष और सहायक उद्देश्य यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इन सब की आवश्यकताओं को समझना, अपनी आवश्यकताओं को समझना, दूसरे के अधिकारों को जानना, बराबरी के लेन देन के आधार पर नैतिकता का पालन करना। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं कन्वेंशनल स्टेज के बारे में, जो 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की मानी जाती है। कन्वेंशनल स्टेज, इसे परंपरागत, रूढ़िगत और लौकिक औपचारिक अवस्था कहते हैं। परंपरागत, रूढ़िगत, लौकिक, औपचारिक अवस्था कहते हैं। अच्छा लड़का या लड़की की अवस्था, एक अच्छे लड़के की, एक लड़की, अच्छी लड़की की अवस्था मानी जाती है जी, और 6 वर्ष से 9 वर्ष के बीच मानी जाती है। गुड बॉय, गुड बैड बॉय और गुड गर्ल। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, जो कन्वेंशनल स्टेज होती है, उस सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था होती है। कन्वेंशनल स्टेज को सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था माना जाता है। जो समाज की जो व्यवस्था है उसके प्रति इसे सम्मान रूपी माना जाता है कन्वेंशनल स्टेज को। इसमें एक अच्छे लड़के की, एक अच्छे लड़के की अवस्था मानी जाती है। समाज की व्यवस्थाओं का पालन किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। कर्तव्य भावना को प्रेरित होकर, यानी कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर नैतिकता का पालन करना, इसे कानूनी अवस्था भी कहा जाता है। जो अपना कर्तव्य है उसे करने की चाहत से उसमें भावना जगती है, उससे प्रेरित होकर जो नैतिकता का पालन किया जाता है, ये कानूनी अवस्था भी, तो इसे कानूनी अवस्था भी कह सकते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करने के कारण। अगला टॉपिक है उत्तर परंपरागत, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। उत्तर परंपरागत, पोस्ट रूढ़िगत और उत्तर औपचारिक। उत्तर परंपरागत हो गई, उत्तर रूढ़िगत हो गई और उत्तर औपचारिक हो गई। सामाजिक समझौतों की अवस्था कहा जाता है इसे, सामाजिक समझौतों की अवस्था कहा जाता है। पूर्व किशोर आधारहीन आत्मचेतना व अनुबंधन के आधार पर नैतिकता का पालन करना। सामाजिक समझौते की अवस्था कहा जाता है, पूर्व किशोर आधारहीन आत्मचेतना कहा जाता है, अनुबंधन के आधार पर नैतिकता का पालन होता है। इसमें अनुबंधन के आधार पर
नैतिकता का पालन होता है। आंतरिक विवेक, इस अवस्था में बालक विवेक के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। जीन पियाजे के अनुसार नैतिकता का विकास, जीन पियाजे की जो बुक है मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड 1932 में लिखी गई थी। जीन पियाजे के अनुसार जो नैतिकता का विकास है उसे हम पढ़ने वाले हैं। उन्होंने बुक लिखी थी मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं? अनोमी अवस्था और हेटेरोनोमी अवस्था और पारंपरिक आदान प्रदान की अवस्था और ऑटोनोमी स्वायत्ता की अवस्था। ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक एक को पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं अनोमी अवस्था, कानून रहित अवस्था। इसकी जो अनोमी अवस्था की जो एज है वो जन्म से लेकर 5 वर्ष मानी जाती है। इसे कानून रहित अवस्था भी कहते हैं, जहां बालक प्राकृतिक परिणामों द्वारा नैतिकता का पालन करता है। अब जो बालक होता है वो प्राकृतिक परिणामों के अनुसार नैतिकता का पालन करता है। इसमें कोई बालक पर दबाव नहीं होता, उनके कर्तव्य का कोई रोल नहीं होता, यानी इसमें कानून रहित अवस्था होती है। इसमें प्राकृतिक परिणामों के अनुसार बालक में नैतिक गुण आते हैं। अब पढ़ते हैं हम हेटेरोनोमी। हमने अभी पढ़ी थी अनोमी अवस्था, अब पढ़ते हैं हेटेरोनोमी अवस्था को। हेटेरोनोमी अवस्था का जो काल है वो 5 वर्ष से 8 वर्ष माना है जीन पियाजे ने। उनकी 4 अवस्थाओं को हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अनोमी पढ़ी, उसके बाद हेटेरोनोमी को पढ़ रहे हैं। हेटेरोनोमी का जो काल है वो 5 वर्ष से 8 वर्ष माना जाता है। इस अवस्था में बालक कृत्रिम परिणामों के द्वारा नैतिकता का पालन करता है। जो हेटेरोनोमी अवस्था होती है उसमें जो बालक है वो कृत्रिम परिणामों के द्वारा नैतिकता का पालन करता है। जो बालक होता है वो कृत्रिम परिणामों के द्वारा नैतिकता का पालन करता है। पारस्परिक आदान प्रदान 8 से 13 वर्ष, जो ये तीसरी अवस्था मानी जाती है। पारस्परिक आदान प्रदान की 8 से 13 वर्ष की मानी जाती है। सहयोग की नैतिकता है उसके आधार पर नैतिकता का पालन किया जाता है। हेटेरोनोमी अवस्था में आपको बताया कि बालक कृत्रिम परिणामों के द्वारा नैतिकता का पालन करता है। बालक में कृत्रिम तरीके से जो दबाव आता है, उसका कर्तव्य आते हैं, उनके अनुसार उसमें नैतिकता आती है। वहीं पारस्परिक आदान प्रदान के अनुसार सहयोग, एक दूसरे का सहयोग के आधार पर नैतिकता के आधार पर नैतिकता का पालन किया जाता है। और ऑटोनोमी अवस्था जो आपके लिए चौथी अवस्था है, ऑटोनोमी, इस अवस्था का काल है 13 वर्ष से 18 वर्ष। इस अवस्था में बालक अपने विवेक के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। ऑटोनोमी अवस्था के अंदर बालक है जो किशोर हो जाता है और वह परिपक्व हो जाता है, एक तरीके से खुद विचार लेने के लिए, अपना निर्णय लेने के लिए। तो अपने विवेक के अनुसार ही वह नैतिकता का पालन करता है। अब है अगला टॉपिक्स हेम्बिंग-हर्स्ट के अनुसार। जो हेम्बिंग-हर्स्ट हैं उनके अनुसार जो नैतिकता का विकास है वो 5 तरीके से बताया गया है। उसकी 5 अवस्थाएं बताई गई हैं हेम्बिंग-हर्स्ट के अनुसार। हेम्बिंग-हर्स्ट के अनुसार नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं 5 भैया? तो भाई 5 हैं। सबसे पहले है निरपेक्षता की अवस्था। निरपेक्षता की अवस्था जिसे जन्म से 2 वर्ष की अवस्था भी कहते हैं। निरपेक्षता की अवस्था कहते हैं जिसमें जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। दूसरी है आत्म केंद्रित अवस्था 2 से 7 वर्ष। परंपरानुकूल, जो परंपरा अनुकूल अवस्था होती है वो 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। विवेकहीन व अचेतन अवस्था, जो विवेकहीन अचेत अवस्था होती है वो 12 वर्ष से 16 वर्ष। और विवेक युक्त परोपकारी अवस्था 17 से 19 वर्ष।
निरपेक्ष अवस्था, आत्म केंद्रित अवस्था, परंपरानुकूल अवस्था, विवेकहीन अचेतना अवस्था और विवेक युक्त परोपकारी अवस्था। एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, आप बता दें कि निरपेक्षता अवस्था को, जिसको 0 से 2 वर्ष के बीच, आत्म केंद्रित होती है जो 2 वर्ष से 7 वर्ष, परंपरा अनुकूल होती है 7 वर्ष से 12 वर्ष, विवेकहीन अचेत अवस्था होती है 12 से 16 वर्ष और विवेक युक्त परोपकारी जो परोपकारी अवस्था है वो 17 से 19 वर्ष। कैरोल गिलीगन के अनुसार, जो कैरोल गिलीगन है उनके अनुसार जो नैतिक विकास के प्रकार बताए गए हैं 3 प्रकार से: परंपरागत हीन, परंपरागत सम्मान और पाश्चात्य परंपरागत, उत्तर परंपरागत जवाबदेही। पूर्व परंपरागत हीन होती है, परंपरागत होती है समान होती है और पश्चिम परंपरागत होती है जो जवाबदेही होती है। गामक विकास, शरीर की मांसपेशियां तथा अंगों में गति तथा शक्ति का विकास ही गामक विकास होता है। जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं, जो अंग होते हैं उनमें गति होना, मांसपेशियों में गति होना और शरीर की शक्ति का विकास होना ही गामक विकास कहा जाता है। यानी शारीरिक विकास, मुख्य रूप से शारीरिक विकास को ही गामक विकास कहते हैं। गामक विकास के जो चरण होते हैं वो निम्न प्रकार हैं। वस्तु की ओर आकर्षित होना, जो गामक विकास के अंतर्गत वस्तु की ओर आकर्षित होना, वस्तु को पकड़ने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना और वस्तु के बारे में सोच बनाना, ये 4 प्रमुख चरण हैं। वस्तु की ओर आकर्षित होना, वस्तु को पकड़ने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना, वस्तु के बारे में सोच बनाना, ये सभी 4 चरण हैं। गामक कौशल विकास के जो प्रकार होते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है सूक्ष्म गति कौशल। सूक्ष्म गति कौशल, उंगलियों की सहायता से की जाने वाली गतिविधियां सूक्ष्म गति कौशल के अंदर आता है। उंगलियों की सहायता से की जाने वाली गतिविधियों का एक प्रकार। तो देखिए सबसे पहले क्या की जाती हैं उंगलियों की सहायता से गतिविधियां। लिखना, 18 माह का बच्चा पेन को घसीटता है। जो 18 माह का बच्चा है वो पेन को केवल घसीटता है, उसमें क्रॉस बना सकता है और उसमें आड़ी तिरछी रेखाएं खींच सकता है। 3 वर्ष का बालक रेखाएं खींच सकता है, सीधी रेखाएं खींच सकता है 3 वर्ष का बालक। और 4 वर्ष का बालक है वो लिखना शुरू कर देगा, लिखना शुरू कर सकता है 4 वर्ष का बालक। 5 से 6 वर्ष का बालक वर्णमाला का विकास कर सकता है, वो वर्णमाला को लिख सकता है 5 से 6 वर्ष का बालक। अगला है ब्लॉक। 3 वर्ष का बालक ब्लॉक बनाता है। ब्लॉक यानी आयत बना सकता है, त्रिभुज भी बना सकता है, आकृति बना सकता है, मतलब 3 वर्ष का बालक। आत्म पोषण, 18 माह का बालक दूध की बोतल पकड़ना सीख लेता है। जो 8 माह का बच्चा है वो दूध की बोतल पकड़ना सीख लेता है, खुद पकड़ लेता है, यानी आत्म पोषण करता है। 2 वर्ष का बालक चम्मच से खाना खाने लग जाता है। 2 वर्ष का बालक होता है वो चम्मच से खाना लग जाता है। 3 वर्ष का बालक है जो उंगलियों से खाना खाने लग जाता है। 6 वर्ष का जो बालक होता है वो मेज पर खाना खा सकता है। 10 वर्ष का बालक संपूर्ण विकास कर लेता है। अगला है कपड़े पहनना और निकालना। 3 वर्ष का बालक कपड़े पहनने लग जाता है और निकालने लग जाता है। जो 3 वर्ष का बालक होता है जो कपड़े निकालने लग जाता है। 4 से 5 वर्ष का जो बालक है कपड़े पहनना सीख जाता है। 3 वर्ष का बालक केवल कपड़ा निकाल सकता है, उतार सकता है कपड़ों को। और जो 4 से 5 वर्ष का बालक है जो कपड़े पहनना सीख लेता है।
2 वर्ष का बालक है वो बॉल फेंकने लग जाता है। बॉल माने जो गेंद है उसको फेंकने लग जाता है 2 वर्ष का बालक। 4 वर्ष का बालक है जो बॉल को पकड़ सकता है, कैच कर सकता है। 4 वर्ष का बालक। अगला है स्थूल कौशल। इससे पहले हमने जो पढ़ा था आपको बता दें, सूक्ष्म गति कौशल पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं स्थूल कौशल को। गामक कौशल के अंतर्गत जो स्थूल कौशल है उसको पढ़ने वाले हैं। शरीर की मांसपेशियों की सहायता से कार्य करना स्थूल कौशल कहा जाता है। 2 वर्ष का बालक ट्राई साइकिल चलाना प्रारंभ कर देता है। 3 वर्ष का बालक साइकिल चलाना प्रारंभ कर देता है। जो सबसे पहले 2 वर्ष का बालक है वो ट्राई, जो साइड में जो टायर लगे होते हैं छोटे, मतलब उससे सीधी खड़ी रहती है साइकिल, उसको चलाना शुरू कर देता है 2 वर्ष का बालक। 3 वर्ष का बालक साइकिल चलाना प्रारंभ कर देता है। 8 वर्ष का बालक है जो तैरना शुरू कर सकता है या फिर तैरना सीख जाता है 8 वर्ष का बालक। नृत्य। 3 वर्ष का बालक नृत्य करना प्रारंभ कर देता है। जो 3 साल का बच्चा होता है वो डांस करना शुरू कर देता है, डांस सीख सकता है। 6 वर्ष का बालक नियंत्रण के साथ जो नृत्य है करने लग जाता है। जो 6 वर्ष का बालक है अपने नियंत्रण के हिसाब से डांस कर सकता है। शारीरिक क्रियाएं। 1 माह का बालक, ये जो 1 माह का बालक होता है ठोड़ी को ऊपर करके देखना प्रारंभ कर देता है। जो 1 माह का बच्चा होता है वो अपनी ठोड़ी को ऊपर करके देखना शुरू कर देता है। 2 माह का बालक छाती के ऊपर, जो जो 2 माह का बालक होता है वो छाती को ऊपर उठाकर देखना शुरू कर देता है। और 3 माह का बालक होता है वो वस्तुओं को पकड़ने लग जाता है। और 4 महीने का जो बालक होता है वो सहारे के साथ बैठने लग जाता है। ये शारीरिक क्रियाएं होती हैं गामक विकास के अंतर्गत। सबसे पहले आपको बताया 1 महीने का बालक है जो ठोड़ी को ऊपर करके देख सकता है। 2 महीने का बालक छाती को ऊपर करके देख सकता है। 3 महीने का बालक वस्तुओं को पकड़ने लग जाता है, छोड़ने लग जाता है। और 4 महीने का बालक सहारे से बैठ सकता है। सभी गामक विकास हैं शारीरिक क्रिया के अंतर्गत। 5 महीने का बालक है जो शारीरिक विकास के अंतर्गत गेंद गोद में बैठना शुरू कर सकता है। जो 5 महीने का बालक होता है वो गोद में बैठ सकता है। 6 महीने का बालक कुर्सी पर बैठ सकता है। 8 महीने का बालक सहारे से खड़ा हो सकता है। और 9 महीने का जो बालक होता है, 9 महीने का, वो घुटनों के बल प्रारंभ कर देता है चलना। 9 महीने का बालक घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर देता है। 8 महीने का बालक सहारे से खड़ा हो सकता है। और जो 6 महीने का बालक है जो कुर्सी पर बैठ सकता है। और 5 महीने का बालक गोद में बैठ सकता है। और जो 12 महीने का बालक होता है वो अपने आप खड़ा हो सकता है। और 14 से 15 महीने का बालक खुद चल सकता है। जब 1.5 साल का बच्चा हो जाता है तो खुद चल सकता है। और 2 वर्ष से 3 वर्ष का बालक दौड़ना और उछलना शुरू कर देता है। जो 2 वर्ष से 3 वर्ष का बालक होता है वो दौड़ना शुरू कर देता है, उछलना शुरू कर देता है। 4 वर्ष का बालक सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। जो 4 वर्ष का बालक होता है वो सीढ़ी चढ़ सकता है। अगला है बालक के शारीरिक प्रक्रियाओं को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जो बालक की शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं वे कारक कौन कौन से हैं? वातावरणीय कारक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, और अभिप्रेरणा एवं अभ्यास, परिपक्वता का प्रभाव, लिंग का प्रभाव। वातावरण, सबसे पहले आपको बता दें जो शारीरिक क्रियाओं को, जो बालक के शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करता है वो वातावरण होता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होता है, अभिप्रेरणा होती है, अभ्यास होता है, परिपक्वता का प्रभाव भी पड़ता है और लिंग का प्रभाव भी पड़ता है। बालक का भाषात्मक विकास, जो बालक का जो गामक विकास के अंदर भाषात्मक विकास है
10 माह का बालक एक शब्द बोलने लगता है। जो 10 माह का बालक होता है वो एक शब्द बोलने लगता है जिसे कहते हैं माँ। यानी माँ शब्द बोलने लगता है 10 महीने का बालक। 12 महीने का बालक यानी 1 साल का बालक 3 से 4 शब्द बोल सकता है। जो 1 साल का बच्चा होता है वो 3 से 4 शब्द बोल सकता है। 2 साल का बालक 100 200 100 to 200 शब्द बोल सकता है। जो 3 वर्ष का बालक होता है वो 896 शब्द बोल सकता है। जो 3 वर्ष का बालक है वो 896 शब्द बोल सकता है। शिष्टाचार शब्दावली उसके शब्दकोश में होती है। अब 4 वर्ष का जो बालक होता है वो 1540 शब्द बोल सकता है। 1540 शब्द बोल सकता है 4 वर्ष का बालक। 5 वर्ष का जो बालक होता है 2072 शब्द बोल सकता है। रंग मुद्रा शब्दावली उसके शब्दों के उसके अंदर होती है। 6 वर्ष में जो बालक है वो 2562 गुप्त शब्दावली के रूप में भी बोल सकता है। 1562 शब्द 6 वर्ष का बालक। 8 वर्ष का बालक 3600 शब्द बोल सकता है। 10 वर्ष का बालक 5400 शब्द बोल सकता है। 12 वर्ष का बालक है जो 7200 शब्द बोल सकता है। और 14 वर्ष का बालक है वो भाई साहब 9000 शब्द बोल सकता है। और 16 वर्ष का बालक है दोस्तों वो 11700 शब्द बोल सकता है। 18 वर्ष का जो बालक होता है 15000 से 19000 के बीच शब्द बोल सकता है। इनको याद कीजिएगा। 10 माह का 1 शब्द, 12 माह का 3 से 4, 2 वर्ष का 100 से 200, 3 वर्ष का 896, 4 वर्ष का 1540, 5 वर्ष का 2072, 6 वर्ष का 2562, 8 वर्ष का 3600, 10 वर्ष का 5400, 12 वर्ष का 7200, 14 वर्ष का 9000, 16 वर्ष को 1700 और 18 वर्ष को 15000 से 19000। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जो भाषा विकास को जो कारक प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से हैं? शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव। शारीरिक एवं मानसिक जो स्वास्थ्य है उसका प्रभाव पड़ता है। अभ्यास व अभिप्रेरणा का प्रभाव पड़ता है। परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। लिंग का प्रभाव पड़ता है। अनुकरण का प्रभाव पड़ता है। खेल होता है, वार्तालाप होता है, कहानी सुनना और प्रश्नोत्तर, इन सभी का भाषा विकास में प्रभाव पड़ता है। बल बलाना मानव वाणी का प्रथम शब्द होता है। जो बल बलाना होता है वो मानव वाणी का प्रथम शब्द होता है। क्रदन यह भाषा विकास की प्रथम अवस्था होती है। भाषाई सापेक्षता का सिद्धांत। बेंजामिन और हार्क के द्वारा भाषाई सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया। भाषा विचार की अंतर वस्तु का निर्धारण करती है। जो भाषा सापेक्षता का सिद्धांत होता है वो भाषा विचार की अंतर वस्तु का निर्धारण करता है। भाषा का जेनरेटिक ग्रामर सिद्धांत। जो भाषा का जेनरेटिक ग्रामर सिद्धांत होता है चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। भाषा का जेनरेटिक ग्रामर सिद्धांत चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। भाषा का जेनरेटिक ग्रामर सिद्धांत। बच्चे सर्वभाषा व्याकरण के साथ जन्म लेते हैं। जो बच्चे होते हैं वो सर्वभाषा व्याकरण के साथ जन्म लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जो विचार भाषा को अलग अलग माना गया है। वाइगोत्स्की के अनुसार विचार को और भाषा को अलग अलग माना गया है। भाषा 3 प्रकार की होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा 3 प्रकार की है: आंतरिक भाषा, आत्मकेंद्रित भाषा और सामाजिक भाषा। दूसरों के साथ बात करना सामाजिक भाषा के रूप में और आंतरिक भाषा आत्मकेंद्रित भाषा। जीन पियाजे ने भाषा को चिंतन का वाहक बताया है। जीन पियाजे ने भाषा को चिंतन का वाहक बताया है।
जेरोम ब्रूनर ने बताया है कि विचार एक आंतरिक भाषा होती है। जो जेरोम ब्रूनर है, उन्होंने बताया है कि जो भाषा है वो एक विचार के अंतर्गत होती है, यानी विचार एक आंतरिक भाषा होती है। जीन पियाजे ने भाषा को चिंतन का वाहक बताया है, जबकि जेरोम ब्रूनर ने विचार एक आंतरिक भाषा बताई है। अब है क्रियात्मक अनुसंधान। 1926 में बंकिंघम ने रिसर्च फॉर टीचर्स में इसकी आवश्यकता पर बल दिया। जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, एक्शन रिसर्च, 1926 में बंकिंघम ने रिसर्च फॉर टीचर्स में इसकी आवश्यकता पर बल दिया था। सबसे पहले 1946 में कॉलियर ने अमेरिका में इसका प्रयोग किया था। जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसका सबसे पहले 1946 में कॉलियर ने अमेरिका में इसका प्रयोग किया था। कॉलियर ने अमेरिका में इसका प्रयोग किया 1946 में अनुक्रियात्मक सिद्धांत का। इसका प्रतिपादन 1953 में स्टीफन एम कोरे ने किया था। जो इसका प्रतिपादन है वो 1953 में स्टीफन एम कोरे ने किया था। बुक इसके लिए जो किताब है, जो क्रियात्मक विकास के अनुसंधान के लिए जो किताब है वह है विद्यालय की कार्यविधि में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान। स्टीफन एम कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान की क्या परिभाषा होती है, इस पर गौर कीजिएगा। जो स्टीफन एम कोरे हैं उनके अनुसार जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो इस प्रकार है। विद्यालय से संबंधित कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया अनुसंधान। जो विद्यालय से संबंधित कार्यकर्ता होते हैं उनके द्वारा किया गया अनुसंधान, जिसके द्वारा वे अपने कार्य में सुधार कर सकते हैं। जो विद्यालय से संबंधित कार्यकर्ता होते हैं यानी टीचर, जो भी कार्यकर्ता होते हैं उनके द्वारा एक अनुसंधान करना जिससे वे अपने कार्य में सुधार कर सकते हैं, इसे ही क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान क्या होता है और क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, इसमें क्या अंतर है? देखिए, जो मौलिक अनुसंधान होता है वो भौतिक विज्ञान से संबंधित है और जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो सामाजिक विज्ञान से संबंधित होता है। मौलिक का उद्देश्य है कि नवीन सिद्धांतों की खोज की जाए। मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य नवीन सिद्धांतों की खोज करना होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यालय की कार्य प्रणाली का अध्ययन तथा उसमें सुधार करना होता है। मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत न्यायदर्श व संपूर्ण जनसंख्या में होता है। जो न्यायदर्श होता है वो संपूर्ण जनसंख्या में से होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में जो है केवल कक्ष में ही न्यायदर्श होता है। और इसके बाद करते हैं हम बात मौलिक अनुसंधान में इसकी रूपरेखा जटिल होती है, इसका सामान्यीकरण संभव होता है, इससे कोई भी विशेषज्ञ कर सकता है। मौलिक अनुसंधान को मूल्यांकन बाहरी व्यक्ति कर सकता है। और जिसके बाद हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की, इसकी रूपरेखा लचीली होती है, इसका सामान्यीकरण संभव नहीं होता है, इस केवल विद्यालय का संबंधी कार्य करना होता है, मूल्यांकन स्वयं के द्वारा किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य और उपयोगिता। विद्यालय की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना तथा उनमें सुधार करना ही क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। विद्यालय की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना होता है, उसमें सुधार करना होता है। विद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण की स्थापना करना होता है। विद्यालय में कार्यकर्ताओं को जागरूक बनाना क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। विद्यालय के दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना भी क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है तथा उसमें सुधार करना, यानी जो विद्यालय की दैनिक समस्याएं हैं उनमें सुधार एवं उनका अध्ययन करना, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों के उपयोग को
उपयोगी बनाना। जो पाठ्यक्रम होता है, शिक्षण विधि होती है, उनको उपयोगी बनाना। क्रियात्मक अनुसंधान के अध्ययन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? व्यवहार संबंधी समस्याएं, शिक्षण संबंधी समस्याएं, पाठ्य समय सहगामी समस्याएं, परीक्षा संबंधी समस्याएं, विद्यालय संगठन और प्रशासन संबंधी समस्याएं। जो व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं, शिक्षण संबंधी समस्याएं होती हैं, पाठ्य सहगामी समस्याएं होती हैं, और जो विद्यालय की जो परीक्षा संबंधी समस्याएं होती हैं, और विद्यालय संगठन और प्रशासन संबंधी समस्याएं होती हैं, उनका सभी का अध्ययन करना ही क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्रियात्मक अनुसंधान के जो सोपान हैं वो कुल 7 प्रकार हैं। उन सोपानों में क्रियात्मक अनुसंधान के 7 सोपान हैं। कौन कौन से सोपान हैं? सबसे पहले है समस्या का ज्ञान करना। सबसे पहले समस्या का ज्ञान किया जाए, समस्या को जाना जाए, समस्या के ऊपर उसका विचार विमर्श किया जाए, जो समस्या ही है उस पर तर्क वितर्क किया जाए, योजनाओं का निर्माण किया जाए, उपकल्पना का निर्धारण किया जाए, तथ्य व संग्रह की विधियों का निर्धारण किया जाए, योजना का क्रियान्वयन तथा तथ्यों का संकलन किया जाए, निष्कर्ष निकाला जाए और दूसरों को परिणामों की सूचना दी जाए। क्रियात्मक अनुसंधान के 4 प्रकार होते हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, निदानात्मक और दूसरा है अनुभाविक, तीसरा है सहगामी यानी साथी। प्रयोगात्मक, निदानात्मक, अनुभाविक और सहगामी। अब है शिक्षा का अधिकार, RTE 2009। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित किया गया था। जो RTE 2009 है उसे 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित किया गया था। 20 जुलाई 2009 को। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया था, 4 अगस्त 2009 को। और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई थी। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी RTE 2009 को। अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में ये लागू हो गई थी। जो RTE 2009 है वो अप्रैल 2010 से लागू हुई थी, और अब जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गई थी 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान में भी लागू हो गई थी, यानी 1 साल पीछे राजस्थान से भी लागू हो गई थी। भारत विश्व में 135वां देश है जिसने RTE को लागू किया था। जो भारत है विश्व का 135वां देश है जिसने RTE को लागू किया था। RTE सर्वप्रथम नॉर्वे देश में लागू की गई थी। जो RTE है वो नॉर्वे देश में सर्वप्रथम लागू की गई थी। 1 दिसंबर 2000 को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा भाग 3 के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। जो शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार घोषित किया गया था 1 दिसंबर 2002 को 86वें संविधान संशोधन के अनुसार, जिसे तीसरे भाग के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था तथा 4 भाग में 11वां मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया था। भाग 4 में इसे 11वां मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया था। RTE में 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं, एक अनुसूची है। जो RTE 2009 है उसमें 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। RTE का प्रथम अध्याय, धारा प्रथम में प्रस्तावना है। धारा प्रथम में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक संस्थाओं पर लागू नहीं होता है। जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। धारा 2 के अंतर्गत शब्दावली दी गई है। 6 से 14 वर्ष की आयु स्तर के बालकों के अभिभावकों पर लागू होती है। जो 6 से 14 वर्ष की आयु के स्तर के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों पर लागू होती है। और समुचित जो सरकार है वो केंद्र व राज्यों के सहयोग से है।
प्रारंभिक शिक्षा की जो शब्दावली है वो 1 वर्ष से 8 वर्ष की कक्षाएं होती है। अनुवीक्षक जो प्रक्रिया है वो प्रवेश से होती है। दुर्लभ वर्ग, जो दुर्लभ वर्ग है उनकी जो निर्धारित आय है वो आय सीमा से कम है तो उसे दुर्लभ वर्ग कहेंगे। ये इसकी शब्दावली है धारा 2 के अंतर्गत। इसके अलावा जो शब्दावली हैं वो हैं असुविधाग्रस्त, एसटी, एससी और पिछड़े वर्ग, जिन्हें असुविधाग्रस्त के अंतर्गत रखा है। विहित नियम बनाने से होता है विहित शब्द का मतलब। विद्यालय क्या है शब्दावली के अनुसार? सरकारी विद्यालय होते हैं, निजी विद्यालय भी हो सकते हैं, अनुदानित या विशिष्ट विद्यालय हो सकते हैं, सैनिक विद्यालय हो सकते हैं, नवोदय विद्यालय हो सकते हैं। अध्याय 2, जिसमें अध्याय 2 है वो इस प्रकार है। इसका दूसरा अध्याय, इसमें विस्तार हो दिया गया है। धारा 3 से शुरू होता है। प्रत्येक बालक का नजदीकी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। धारा 3 के अंतर्गत जो प्रत्येक बालक है उसका नजदीक विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त का अधिकार है, धारा 3 के अंतर्गत। धारा 4 के अंतर्गत क्या है? आयु के अनुसार कक्ष में स्थान देना, आयु के अनुसार कक्ष में जो स्थान देना। धारा 5 के अंतर्गत टीसी प्राप्त करना बालक का अधिकार होगा। जो धारा 5 है उसके अनुसार ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त करना बालक का अधिकार होगा। धारा 6 से हम पढ़ते हैं 11 के बीच। अध्याय 3 के अंतर्गत आती हैं धारा 6 से 11। समुचित सरकार, स्थानीय अधिकार, प्राधिकार और माता पिता के कर्तव्य, ये सभी अध्याय 3 के अंतर्गत आते हैं। धारा 6, कक्षा 1 से 5 तक के प्रत्येक गांव व ढाणी 1 से 5 तक प्रत्येक गांव व ढाणी के विद्यालय की अधिकतम दूरी 6 से 8 वर्ष तक का विद्यालय 2 किलोमीटर, यानी जो 1 किलोमीटर की दूरी के बीच में होगा कक्षा 1 से 5 का स्कूल, और 2 किलोमीटर की दूरी के बीच होगा कक्षा 6 से 8 के बीच का स्कूल। धारा 7 के अंतर्गत क्या है? वित्तीय अनुपात है जो केंद्र सरकार के द्वारा 60% और राज्य सरकार के द्वारा 40% वहन किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें अनुपात ये 90:10 है। इसमें जो धारा 8 है उसमें समुचित सरकारों द्वारा किए जाने वाले दायित्वों का उल्लेख होता है। धारा 8 के अंतर्गत समुचित सरकारों द्वारा किए जाने वाले दायित्वों का उल्लेख किया गया है। धारा 9 के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकार को दायित्व का पालन करना होता है। स्थानीय प्राधिकार को दायित्व का पालन करना होता है। धारा 10 के अंतर्गत माता पिता का दायित्व है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय में पहुंचाएं। धारा 10 के अंतर्गत माता पिता जो अभिभावक होते हैं उनका दायित्व होता है कि अपने बच्चों को विद्यालय में पहुंचाएं। धारा 11 के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में शिक्षा की व्यवस्था है, 3 से 6 वर्ष के बीच। अध्याय 4 के अंतर्गत विद्यालय व शिक्षक की भूमिका बताई गई है। धारा 12, सभी निजी विद्यालयों में कक्षा प्रथम में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। जो सभी निजी विद्यालय हैं उनमें प्रथम जो पहली कक्षा होती है वो 25% गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। 13 वर्ष की आयु में धारा 13 के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया के दौरान न तो प्रवेश परीक्षा ली जाएगी और न ही साक्षात्कार और न ही डोनेशन के नाम पर फीस वसूली जाएगी। जो प्रवेश प्रक्रिया होती है उसमें न तो कोई परीक्षा ली जाएगी, ना ही कोई साक्षात्कार लिया जाएगा, ना ही कोई डोनेशन के नाम पर फीस ली जाएगी। धारा 13 के अंतर्गत है। धारा 14 के अंतर्गत है प्रवेश प्रक्रिया के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्ति होगी। और धारा 15 के अनुसार 1 से 8 तक की कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, लेकिन पूरे वर्ष भर प्रवेश लिया जा सकेगा।
जो कक्षा 1 से 8 की जो कक्षाएं होती हैं उसकी जो अंतिम तिथि होती है वो 30 सितंबर है, लेकिन उसे पूरे वर्ष भर प्रवेश लिया जा सकेगा। धारा 16 के अंतर्गत बालक को न तो फेल किया जा सकेगा और न ही विद्यालय से निकाला जा सकेगा जब तक वह पारंपरिक परीक्षा पास ना कर ले। जो प्रारंभिक परीक्षा पास न कर ले तब तक बालक को न तो फेल किया जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। धारा 17 के अंतर्गत बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा। धारा 17 के अंतर्गत बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा। बालक को यानी शारीरिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा, मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा। बिना मान्यता के विद्यालय चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है बिना मान्यता के विद्यालय चलाना। अगर पाया गया तो 1 लाख का जुर्माना होता है। धारा 18 के अंतर्गत ये नियम है कि जो बिना मान्यता के विद्यालय चलाने पर प्रतिबंध है, अगर कोई चलाता पाया गया तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। धारा 19 के अंतर्गत विद्यालय के मानक संबंधी प्रावधान है। धारा 20 के अंतर्गत सरकार समुचित मानकों में परिवर्तन कर सकती है। धारा 21 के अंतर्गत एसएमसी में 16 सदस्य होते हैं जो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। जो एसएमसी होती है उसमें 16 सदस्य होते हैं, 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, विद्यालय प्रबंधन समिति होती है। प्रत्येक महीने की अमावस्या को मीटिंग होती है। जो प्रत्येक महीने की जो अमावस्या होती है उसको मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें अभिभावकों को सदस्य बनाया जाता है। जो अभिभावक होते हैं उनको सदस्य बनाया जाता है, जिसमें सर्वाधिक महिला सदस्य होती हैं। धारा 22 के अंतर्गत प्रत्येक 3 वर्ष के लिए, जो धारा 22 है उसके अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष के लिए विद्यालय विकास योजना बनेगी। प्रत्येक 3 वर्ष के लिए विद्यालय विकास योजना बनेगी जो एसएमसी के सदस्यों द्वारा बनाई जाएगी। और धारा 23 के अंतर्गत इस धारा में अध्यापक के पद की योग्यता का उल्लेख होता है। धारा 24 में अध्यापक के कर्तव्य होंगे, उनका नियमित रूप से विद्यालय आएंगे। ये ट्रिक है आपके लिए। निपात प्रकाश नियमित रूप से विद्यालय आएगा। धारा 24 के अंतर्गत आपके लिए एक ट्रिक है, निपात प्रकाश नियमित रूप से विद्यालय आएगा, पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराएगा और प्रति सप्ताह 45 कालांश होंगे। अगला है माता पिता के साथ मीटिंग का आयोजन करेगा। सरकारी प्रशिक्षणों में भी भाग लेना होगा। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात। कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में 30 विद्यार्थियों का 1 अध्यापक का अनुपात रहेगा, यानी 30:1। कक्षा इसके अलावा हम बात करते हैं 150 जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए एक हेडमास्टर होना चाहिए और 5 अध्यापक रहेंगे। 150 से अधिक अगर विद्यार्थी हैं तो उनके लिए एक हेडमास्टर की व्यवस्था होनी चाहिए और 5 अन्य अध्यापक भी रहेंगे। 200 विद्यार्थियों पर 40:1 का जो अनुपात रहेगा, यानी 40 विद्यार्थी 1 टीचर, और कुल 200 कार्य दिवस होंगे। 800 कुल कालांश होंगे। 6 से 8 वर्ष तक की कक्षा, जो 8 की जो कक्षाएं होती है, 6 से 8 की कक्षाएं, उनका अनुपात है 35:1, यानी 35 स्टूडेंट्स 1 टीचर। 100 वर्ष के बच्चों पर 100 बच्चों पर 1 हेडमास्टर रहेगा। 1 अध्यापक गणित प्लस विज्ञान पढ़ाएगा।
एक अध्यापक है जो गणित और विज्ञान दोनों पढ़ा सकता है, एक अध्यापक सामाजिक ज्ञान पढ़ाएगा। कुल कार्य दिवस 200 होंगे, कुल 1000 कालांश होंगे। धारा 26, किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रह सकते। किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रह सकते। धारा 27 के अनुसार चुनाव व जनगणना और आपदा कार्यों के अलावा अध्यापक की ड्यूटी किसी भी अन्य सरकारी कार्य में नहीं लगाई जाएगी। जो धारा 27 है उसके अनुसार चुनाव, जनगणना और आपदा कार्यों के अलावा अध्यापक की ड्यूटी किसी भी अन्य सरकारी कार्यों में नहीं लगाई जाएगी। धारा 28, कोई भी अध्यापक निजी ट्यूशन नहीं करवा सकता। जो भी अध्यापक है वो निजी ट्यूशन नहीं करवा सकता। पाठ्यक्रम, अध्याय 5 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम का जिक्र किया गया है, धारा 29, सीखने के अधिकतम अवसर उपलब्ध करवाना। धारा 29 के अनुसार सीखने के अधिकतम अवसर उपलब्ध करवाना। सर्वांगीण विकास पर बल देना। सर्वांगीण विकास पर बल देना। मूल्य आधारित मातृभाषा में शिक्षा। सतत व्यापक मूल्यांकन। गतिविधि आधारित प्रश्न। धारा 30, प्रारंभिक परीक्षा पूरी होने तक बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा पूरी नहीं होगी तब तक कोई बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं है। अध्याय 6, इसमें 7 अध्याय हैं। 6वां अध्याय है बाल अधिकारों का संरक्षण। एक धारा 31, बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग तथा राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। धारा 32 के अंतर्गत बाल संरक्षण आयोग में अपील का प्रावधान होता है। धारा 32 के अनुसार बाल संरक्षण आयोग में अपील का प्रावधान होता है। धारा 33 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया गया है। धारा 33 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया गया है। धारा 34 के अनुसार राज्य शिक्षा सलाहकार समिति के सदस्यों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में सदस्य संख्या 15 है। धारा 34 के अंतर्गत राज्य शिक्षा सलाहकार समिति के सदस्यों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 15 है। अध्याय 7, प्रकीर्णन विशेष। धारा 35, समुचित सरकार के द्वारा निगम बनाने की प्रक्रिया। जो समुचित सरकार होती है उसके द्वारा निगम बनाने की प्रक्रिया है। धारा 36 के अनुसार धारा 13, धारा 8 और धारा 19 में परिवर्तन करके संबंधी शक्तियां प्राप्त होती हैं। परिवर्तन करने की शक्तियां हैं धारा 36 के अनुसार। धारा 37, एसएमसी व बाल संरक्षण आयोग के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं की जा सकेगी। जो एसएमसी है और उस बाल संरक्षण आयोग है उसके खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं की जा सकेगी। और अंतिम धारा है 38वीं धारा। इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। धारा जो 38 है उसके अनुसार राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। और अब है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 है, इसे कहेंगे प्रोफेसर यशपाल कमेटी की सिफारिश पर यह अधिनियम लागू किया गया था। जो प्रोफेसर यशपाल हैं, प्रोफेसर यशपाल हैं, उनकी कमेटी के द्वारा, उनकी सिफारिश के द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया था। इस कमेटी में 23 विद्वान थे। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत इसमें कुल 23 विद्वान थे। पाठ्य चर्चा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की कैरिकुलम या कैर्यूर से हुई है। जो पाठ्य चर्चा संबंधी शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के कैरिकुलम से हुई है।
जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। पाठ्य चर्चा कलाकार रूपी शिक्षक के हाथ में यह साधन है। जो पाठ्य चर्चा है वह कलाकार रूपी शिक्षक के हाथ में यह साधन है, जिसके द्वारा वह पदार्थ रूपी विद्यार्थियों को अपने आदर्शों में ढालता है। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शन व सिद्धांत व उद्देश्य। जो एनसीएफ 2005 है, इशारे तेरी कर एनसीएफ 2015 के मार्गदर्शन जो सिद्धांत हैं उनको एक बार और रिपीट करते हैं और क्या उद्देश्य है। शिक्षा को बालक के बाहरी जीवन से जोड़ना। शिक्षा को बालक के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये एनसीएफ 2005 का एक उद्देश्य है कि शिक्षा को बालक के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। जो शिक्षा है उसे रटंत प्रणाली से मुक्त करना। बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना। जो बालक का सर्वांगीण विकास होता है उस पर बल देना। परीक्षा को कक्षा कक्ष की गतिविधि से जोड़ते हुए लचीला बनाना। जो परीक्षा होती है उसको कक्षा कक्ष की गतिविधि से जोड़ते हुए लचीला बनाना। राष्ट्रीय नैतिक व मानवीय तथा पर्यावरणीय मूल्यों को विकसित करना। राष्ट्रीय नैतिक, मानवीय तथा पर्यावरणीय मूल्यों को विकसित करना। एनसीएफ 2005 की जो विधियां हैं वो इस प्रकार हैं। करके सीखना, किलपैट्रिक ने दी थी ये विधि। उन्होंने कहा था कि करके सीखना चाहिए। किलपैट्रिक के अनुसार ये विधि है करके सीखने की विधि। निरीक्षण करके सीखना, निरीक्षण करके सीखने की विधि, इस पर वाटसन ने बल दिया था कि निरीक्षण करके सीखा जाए। परीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखने की विधि है, विलियम वुंट के द्वारा दी गई थी कि परीक्षण करके सीखा जाता है और सीखा जाना चाहिए परीक्षण करके। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिम्पजिंग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, यानी परीक्षण किया था उन्होंने। और परीक्षण करके सीखा जाता है, ये विलियम वुंट के अनुसार कहा गया है। उन्होंने 1879 में जर्मनी के लिम्पजिंग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। सामूहिक विधि, समूह बनाकर जो विधि है वो सामूहिक विधि होती है। वाद विवाद करके, सेमिनार बना के, कार्यशाला बनाकर, ये सभी सामूहिक विधि के अंतर्गत आते हैं। मिश्रित विधि, मिश्रित विधि के अंतर्गत पूर्ण तथा अंश विधि भी आती हैं। एनसीएफ 2005 की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति के इस कथन से होता है कि रचनात्मक व आनंद बचपन की कुंजी होती हैं। जो रचनात्मक व आनंद होते हैं वो बचपन की कुंजी होते हैं। टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति में इसका वर्णन हुआ है। 2005 जो एनसीएफ की विशेषताएं हैं उनमें ये प्रमुख है कि निबंध सभ्यता जो टैगोर की एक कथन है उसमें रचनात्मक व आनंद जो होते हैं वो बचपन की कुंजी होती है। प्रथम विशेषता क्या होती है कि शिक्षक का प्रारंभ मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी जो शिक्षक का प्रारंभ होता है वो मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए। शिक्षक का प्रारंभ मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए। सूचना को ज्ञान नहीं मानना है, जो सूचना होती है उसको ज्ञान नहीं मानना है। रटने की जगह अवधारणाओं को समझने पर बल देना होगा। जो रटने की विधि होती है उनको छोड़कर अवधारणाओं को समझने की विधि पर बल देना होगा। खेल व मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग पर बल देना होगा। खेल विधि पर प्रयोग जो बल देना होगा, मनोवैज्ञानिक विधियों पर बल देना होगा। पाठ्यक्रम में विविधता तथा चुनौतियों पर बल देना चाहिए। जो पाठ्यक्रम की विविधता है और चुनौतियां होती हैं उन पर बल दिया जाना चाहिए। मोटी किताबों में लंबे पाठ्यक्रमों का विरोध करना चाहिए। जो मोटी किताब होती हैं और लंबे पाठ्यक्रम होते हैं उनका विरोध किया जाना चाहिए। कक्षा में अनुशासन के लिए आत्म अनुशासन का सुझाव दिया जाना चाहिए। दंड का विरोध किया जाना चाहिए। जो कक्षा में अनुशासन के लिए जो आत्म अनुशासन के लिए जो सुझाव दिया जाता है, इसके अलावा जो दंड दिया जाता है उसका विरोध किया जाना चाहिए।
समावेशी शिक्षा पर बल देना चाहिए। शिक्षा समावेशी होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा पर बल देना चाहिए। विकलांगता समाज द्वारा निर्मित है, जो विकलांगता है वो समाज द्वारा निर्मित होती है। एक बालक की असफलता पूरी शिक्षा व्यवस्था को असफल दर्शाती है, यानी जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है उसकी असफलता एक बालक की असफलता ही दर्शा सकती है। प्रति सप्ताह एक पुस्तकालय कालांश होने चाहिए, जो प्रति सप्ताह एक पुस्तकालय कालांश होने चाहिए जिसमें बालक स्वयं पुस्तक चुने, बालक स्वयं के द्वारा पुस्तक चुनी जानी चाहिए। प्रति सप्ताह एक पुस्तकालय कालांश होना चाहिए। पाठ्यक्रम में आए हुए स्थानों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाना चाहिए, जो पाठ्यक्रम में आए स्थान हैं उनका प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाना चाहिए। शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए, जो शारीरिक शिक्षा होती है उस पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। बालकों में रचनात्मकता के विकास पर बल दिया जाना चाहिए, बालक में जो रचनात्मकता के विकास होते हैं उन पर बल दिया जाना चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए, गतिविधि आधारित जो शिक्षण है उस पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट में मूल्यांकन के लिए निम्न सुझाव दिए गए हैं। शिक्षा जो होती है वो बिना बोझ के हो, बच्चे पर ज़्यादा वजन का भार नहीं हो, इसके लिए निम्न सुझाव दिए गए हैं। वो इस प्रकार हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन, सबसे पहले है सतत और व्यापक मूल्यांकन। खुली पुस्तक परीक्षा और 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए ऐच्छिक करने का सुझाव, यानी सतत व व्यापक मूल्यांकन, खुली पुस्तक परीक्षा, 11वीं व 12वीं परीक्षा के लिए ऐच्छिक करने का सुझाव। शांति शिक्षा पर बल, अगला 17वां पॉइंट है कि शांति शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। सभी के प्रति समानता पूर्ण शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए, सभी के प्रति समानतापूर्ण शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए। शांति शिक्षा पर बल देना चाहिए। कला शिक्षा पर बल देना चाहिए, कला शिक्षा पर भी बल देना चाहिए। काम आधारित शिक्षा जैसे कि औद्योगिक व व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना चाहिए, काम आधारित शिक्षा पर। कक्षा 1 से 2 तक कोई होमवर्क नहीं होना चाहिए, कक्षा 1 और 2 में कोई होमवर्क नहीं होना चाहिए। कक्षा 3 से 5 प्रति सप्ताह 2 घंटे का होमवर्क देना चाहिए। कक्षा 3 से 5 तक हर सप्ते 2 घंटे का होमवर्क मिलना चाहिए। कक्षा 6 से और 8 प्रतिदिन 1 घंटे का होमवर्क मिलना चाहिए। कक्षा 9 से 12 प्रतिदिन 2 घंटे का होमवर्क दिया जाना चाहिए। शिक्षा में नवीन तकनीकी जैसे कंप्यूटर शिक्षा पर बल देना चाहिए, जो शिक्षा की न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी पर बल देना चाहिए जैसे कि कंप्यूटर शिक्षा। अगला टॉपिक है आपके लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण की जो अधिगम प्रक्रिया होती हैं वो किस प्रकार हैं उनको हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। गेज महोदय के अनुसार, गेज के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन में करना है, जो दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन है वही शिक्षा का उद्देश्य होता है। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन करना है, गेज महोदय के अनुसार। स्मिथ के अनुसार क्या है शिक्षण? स्मिथ के अनुसार शिक्षण का एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। जो शिक्षण होता है वो एक उद्देशित निर्देशन करने की एक क्रिया है, उद्देश्य निर्देशित करने की एक क्रिया होती है जो सीखने में उत्सुकता प्रदान करती है। शिक्षण एक उद्देश्य निर्धारित करने की एक क्रिया होती है जो सीखने में उत्सुकता प्रदान करती है, स्मिथ के अनुसार। मॉरिसन के अनुसार शिक्षण क्या है? मॉरिसन के अनुसार शिक्षण में एक अधिक परिपक्व व्यक्ति कम अधिक परिपक्व व्यक्ति को व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है, यानी एक अधिक परिपक्व व्यक्ति होता है वो कम परिपक्व व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है, मॉरिसन के अनुसार। शिक्षा व शिक्षण में क्या अंतर है, ये आप ध्यान से पढ़िएगा। शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर है? देखिए, शिक्षा व्यापक होती है और जो शिक्षण होता है वो सीमित होता है। शिक्षा सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया होती है, शिक्षा होती है जो सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, जबकि जो शिक्षण है वो केवल ज्ञानात्मक और क्रियात्मक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, शिक्षण केवल सीमित समय तक ही चलता है। शिक्षा एक औपचारिक व अनौपचारिक व निरपेक्ष
वह निरौपचारिक होती है। जो शिक्षा होती है वो औपचारिक होती है, अनौपचारिक होती है, वह निर और औपचारिक होती है। जबकि शिक्षण है ये केवल औपचारिक होता है। शिक्षण केवल औपचारिक होता है। शिक्षण व अनुदेशन में क्या अंतर होता है? शिक्षण में अंतःक्रिया होती है, शिक्षण में अंतःक्रिया होती है, जबकि अनुदेशन में अंतःक्रिया नहीं होती है। शिक्षण अध्यापक के द्वारा आवश्यक है। जो शिक्षण है वो अध्यापक के द्वारा होना आवश्यक है, जबकि अनुदेशन अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती। अनुदेशन में कोई अध्यापक की आवश्यकता नहीं है। शिक्षण ज्ञानात्मक व क्रियात्मक विकास होता है, जबकि अनुदेशन में केवल ज्ञानात्मक विकास होता है। शिक्षण अनुदेशन निहित है, जबकि अनुदेशन शिक्षण नहीं होता। शिक्षण के जो चर हैं वो निम्न प्रकार है। स्वतंत्र चर होता है शिक्षण में। शिक्षक को स्वतंत्र चर कहते हैं। शिक्षक को स्वतंत्र चर कहते हैं। आश्रित चर कौन होता है? विद्यार्थी आश्रित चर होता है। और मध्यस्थ चर होता है पाठ्यक्रम होता है मध्यस्थ चर। आश्रित चर होता है विद्यार्थी और स्वतंत्र चर होता है आपका शिक्षक। शिक्षण की विशेषताएं, जो शिक्षण की विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार हैं। शिक्षण कला व विज्ञान दोनों हैं। जो शिक्षण होता है वो एक प्रकार की कला भी होती है और विज्ञान भी होता है। शिक्षण मनोवैज्ञानिक व उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। जो शिक्षण होती है वो मनोवैज्ञानिक व उद्देश्य युक्त प्रक्रिया होती है। शिक्षण के दो पक्ष होते हैं, एक सीखने वाला होता है, दूसरा सिखाने वाला होता है। शिक्षण औपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण ज्ञानात्मक व क्रियात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण होती है ज्ञानात्मक भी होती है और क्रियात्मक भी होती है। शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? शिक्षण की अवस्थाएं हैं जो P.W. जैक्सन ने बताई थी। P.W. जैक्सन के द्वारा शिक्षण की अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं P.W. जैक्सन के अनुसार? पूर्व क्रिया अवस्था, उद्देश्य का निर्धारण, पाठ्य वस्तु व शिक्षण विधियां का चुनाव करना। पूर्व क्रिया अवस्था, उद्देश्यों का निर्धारण, पाठ्य वस्तु का निर्माण व शिक्षण विधियों का चुनाव। अंतःक्रिया, जब कक्षा कक्ष में जाने के बाद जो की जाने वाली क्रिया होती हैं वे अंतःक्रियाएं होती हैं। उत्तर क्रिया क्या होती है? कक्षा आकार की अनुभूति का होना, कक्षा आकार की अनुभूति, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण व उद्देश्यों की प्राप्ति। ये उत्तर क्रिया के अंतर्गत आते हैं। कक्षा आकार की अनुभूति, उद्देश्य, विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण व उद्देश्यों की प्राप्ति। उत्तम व प्रभावी शिक्षण विधि, जो विशेषताएं हैं शिक्षण की वो कौन कौन सी हैं? उत्तम और प्रभावी शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण नियोजित होना, शिक्षण नियोजित यानी शिक्षण की जो प्लानिंग होनी चाहिए। और शिक्षण मनोवैज्ञानिक व बालक रुचि आधारित होना चाहिए। जो शिक्षण होना चाहिए वो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए यानी बालक की रुचि के अनुसार होना चाहिए। शिक्षण है जो प्लान के हिसाब से नियोजित होना चाहिए। शिक्षण है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षण बालक की रुचि के आधार पर भी होना चाहिए। शिक्षण बालक के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। जो शिक्षण होना चाहिए वो बालक के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। शिक्षण व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित होना चाहिए। जो शिक्षण होता है वो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित होना चाहिए। शिक्षण निदानात्मक तथा उपचारात्मक होना चाहिए। जो शिक्षण होना चाहिए वो निदानात्मक भी होना चाहिए और उपचारात्मक भी होना चाहिए। शिक्षण अंतःक्रिया युक्त होना चाहिए। जो शिक्षण है वो अंतःक्रिया युक्त होना चाहिए, संवाद मूलक होना चाहिए। शिक्षण क्रियाशीलता युक्त होना चाहिए। जो शिक्षण है वो क्रियाशीलता युक्त होना चाहिए। शिक्षक व अध्यापक के मध्य क्रियाशीलता होनी चाहिए। शिक्षण है लोकतांत्रिक होना चाहिए। शिक्षण बच्चे से डरे नहीं, लोकतांत्रिक होना चाहिए। शिक्षण निर्देशनात्मक होना चाहिए ना कि आदेशात्मक। जो निर्देशन के रूप में होना चाहिए शिक्षण, ना कि कोई आदेश के रूप में। शिक्षण है बालक के जीवन से जुड़ा होना चाहिए।
व्यावहारिक होना चाहिए, बालक के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। शिक्षण जो उद्देश्य युक्त होना चाहिए, शिक्षा का कोई उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षण अधिगम के सोपान, सीधे जो शिक्षण है उसके अधिगम के जो सोपान हैं आई के डेविज ने बताए हैं। आई के डेविज के अनुसार शिक्षण के जो अधिगम के जो सोपान हैं वो इनकी जो पुस्तक है शिक्षण अधिगम का प्रबंधन उसमें दिए हुए हैं। शिक्षण अधिगम का प्रबंधन आई के डेविज की एक पुस्तक है, शिक्षण अधिगम का प्रबंधन। तो अधिगम के जो सोपान हैं वो इनकी पुस्तक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है शिक्षण अधिगम का नियोजन। सबसे पहले शिक्षण अधिगम का नियोजन किया जाना चाहिए। तो नियोजन के अंतर्गत उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। जो शिक्षण के लिए जो उद्देश्य हैं उनका निर्धारण किया जाना चाहिए। पाठ्य वस्तु का विश्लेषण होना चाहिए, कार्य का भी विश्लेषण होना चाहिए। ये सभी शिक्षण अधिगम के नियोजन के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण होना चाहिए, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण होना चाहिए और कार्य का विश्लेषण होना चाहिए। शिक्षण अधिगम की व्यवस्था, जो शिक्षण अधिगम की व्यवस्था है वो इस प्रकार होनी चाहिए। शिक्षण विधियों तथा पाठ्य वस्तु की सहायता से अधिगम का वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। शिक्षण विधि के माध्यम से, पाठ्य वस्तु की सहायता से अधिगम का वातावरण बनाना चाहिए। अगला है शिक्षण अधिगम का मार्गदर्शन और अग्रसरण। शिक्षण अधिगम का मार्गदर्शन एंड अग्रसरण, इसे हम अग्रसरण कह सकते हैं। अभिप्रेरणा को प्रदान करना, ये सभी मार्गदर्शन के रूप में आएंगे। शिक्षण अधिगम का नियंत्रण, जो शिक्षण के अधिगम का जो नियंत्रण वो मुख्य रूप से आवश्यक होता है। मूल्यांकन संबंधी क्रियाएं करके हम शिक्षण अधिगम का नियंत्रण कर सकते हैं। जो मूल्यांकन संबंधी क्रियाएं हैं उनको हम करके शिक्षण अधिगम पर नियंत्रण कर सकते हैं। अधिगम व अनुदेशन व शिक्षण का संबंध, जो अधिगम होता है उसके अंतर्गत अनुदेशन व शिक्षण का जो संबंध है वो किस प्रकार है, देखिएगा। आप देख सकते हो कि अधिगम, शिक्षण व अनुदेशन का एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें किस प्रकार संबंध है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शिक्षण के प्रकार। जो शिक्षण के प्रकार हैं ब्लूम के अनुसार शिक्षक के 3 प्रकार बताए गए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 प्रकार बताए गए हैं, ज्ञानात्मक शिक्षण होना, भावात्मक शिक्षण और क्रियात्मक शिक्षण। स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रकार, स्तर के आधार पर जो शिक्षण के प्रकार हैं वो 3 प्रकार से हैं। स्मृति के आधार पर बोध के स्तर और चिंतन का स्तर। स्मृति का जो स्तर है उसमें रटने पर बल देना, हर वर्ड के अनुसार रटने पर बल स्मृति के अंतर्गत। और बोध का स्तर है उस मॉरिसन के द्वारा दिया गया था, बोध का स्तर मॉरिसन के द्वारा। चिंतन स्तर जिस समझने पर बल देता है, ये हंट के द्वारा दिया गया था। चिंतन स्तर है हंट के द्वारा दिया गया, बोध स्तर है मॉरिसन के द्वारा दिया गया और स्मृति का स्तर है वो रटने पर बल देता है। मापन एवं मूल्यांकन। स्टीवेंस के अनुसार निर्धारित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया मापन है। स्टीवेंस के अनुसार निर्धारित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया मापन होती है। मापन के कार्य वस्तुओं की श्रेणी को निर्धारित करना, वस्तुओं को अंक प्रदान करना, संख्याओं की श्रेणी को निर्धारित करना, ये मापन के कार्य हैं। वस्तुओं की श्रेणी का निर्धारण करना, वस्तुओं को अंक प्रदान करना, संख्याओं की श्रेणी को निर्धारित करना। मापन के और प्रकार हैं शाब्दिक स्तर मापन, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं शाब्दिक स्तर, विशेषताओं के आधार पर मापन करना शाब्दिक स्तर मापन होगा। क्रमिक मापन है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर क्रमिक मापन होना चाहिए। अंतराल मापनी है 2 वस्तुओं व 2 अंकों के मध्य
दूरी को मापने वाली अंतराल मापनी होगी। और जो अनुपात मापन है वो सर्वोच्च स्तर का मापन है। किलोमीटर और मीटर के रूप में अनुपात मापन मापा जाता है। मूल्यांकन मूल्यांकन के रूप में डांडेकर के द्वारा मूल्यांकन किया गया है। उनके अनुसार बालक द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, यह जानने की व्यवस्था मूल्यांकन कहलाती है। बालक के द्वारा जो शैक्षिक उद्देश्य है उसको किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, यही जानने की विधि मूल्यांकन कहलाती है, डांडेकर के अनुसार। इसका अर्थ है मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जहां मापन के संदर्भ में निर्णय प्रदान किया जाता है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जहां मापन के संदर्भ में निर्णय प्रदान किया जाता है। व्यक्ति की उपलब्धियों व मात्रात्मक वर्णन, जो व्यक्ति की उपलब्धियों का मात्रात्मक वर्णन है प्लस योग्यताओं का गुणात्मक वर्णन, यही निर्धारण जब इसके बराबर होता है निर्णय प्रदान करना। व्यक्ति की उपलब्धियों का मात्रात्मक वर्णन प्लस योग्यताओं का गुणात्मक वर्णन, यही निर्णय प्रदान करता है। मापन व मूल्यांकन में क्या अंतर है? देखिए, मापन और मूल्यांकन में अंतर है। मापन एक मात्रात्मक होता है, मूल्यांकन मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। मापन पहले होता है, मूल्यांकन बाद में होता है। मापन निर्धारित समय पर होता है, मूल्यांकन निरंतर होता है। मापन सीमित होता है और जो मूल्यांकन है वो व्यापक होता है। सबसे एक बार रिपीट और करते हैं। मापन एक मात्रात्मक होता है, मूल्यांकन मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। मापन पहले होता है, मूल्यांकन बाद में होता है। मापन निर्धारित समय पर होता है जबकि मूल्यांकन निरंतर होता है। मापन सीमित है, मूल्यांकन व्यापक है। मूल्यांकन के जो सोपान हैं वो 3 प्रकार से सोपान हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम अनुभव प्रदान करना, अधिगम अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं। शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करना, विद्यालय कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियों की सफलता की जांच करना, बालकों का वर्गीकरण करना एवं निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। एक बार और रिपीट करते हैं। मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है। शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, विद्यालय व कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियों की सफलता से जांच करना, बालकों का वर्गीकरण करना व निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। अच्छे मूल्यांकन व उपलब्धि परीक्षण व प्रश्न पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं? कि अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हैं, उपलब्धि परीक्षण की जो क्या विशेषताएं होती हैं और प्रश्न पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, इसको पढ़ेंगे। वैधता, सबसे पहले है वैधता। वैधता होती है जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया है उनकी पूर्ति करता हो। जो मूल्यांकन है वो जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया है उनकी पूर्ति करता हो, वैधता होती है। वस्तुनिष्ठता, जांचकर्ता की मनोदशा का प्रभाव, जो जांच करता है उसकी मनोदशा का प्रभाव नहीं पड़े तो बहुविकल्पिक हो, ये वस्तुनिष्ठता होगी। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता क्या है? जिसके परिणाम के ऊपर समय व स्थान का प्रभाव नहीं पड़ता। विश्वसनीयता जिसके परिणाम के ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्राप्तांकों में अंतर नहीं आना, जैसे कि प्राप्तांकों में अंतर नहीं आना। विभेदीकारता, विभेदीकारता क्या है? परीक्षण प्रतिभाशाली, परीक्षण प्रतिभाशाली। विभेदीकारता क्या होती है? परीक्षण प्रतिभाशाली, सामान्य व मंद बुद्धि बालकों में अंतर करने वाला हो, सामान्य व मंद बुद्धि बालकों में अंतर करने वाला हो। व्यापकता, संपूर्ण पाठ्यक्रम व सभी पक्षों का ज्ञानात्मक व भाषात्मक क्रिया का मापन करता हो। व्यावहारिकता, मितव्ययिता, मितव्यापी, क्रमिकताबद्धता हो, मितव्यापी है, क्रमबद्धता हो। मूल्यांकन के प्रकार, जो मूल्यांकन होता है उसके जो प्रकार हैं वो निम्न प्रकार हैं। परिभाषात्मक और गुणात्मक।
परिभाषात्मक प्रकार हैं लिखित रूप से मूल्यांकन, मौखिक रूप से मूल्यांकन और प्रयोगात्मक मूल्यांकन। ये परिभाषात्मक होंगे। और जो गुणात्मक हैं वो प्रश्नावली दी जानी चाहिए। साक्षात्कार, व्यक्ति एवं इतिहास, समाजमिति, चेकलिस्ट अवलोकन, साक्षात्कार व रेटिंग स्केल व संचय व्रत व घटना व्रत। एक बार और रिपीट करते हैं। परिभाषात्मक होंगे लिखित, मौखिक एवं प्रयोगात्मक, और गुणात्मक होंगे प्रश्नावली, साक्षात्कार, व्यक्ति, इतिहास, समाजमिति, चेकलिस्ट अवलोकन और साक्षात्कार और रेटिंग स्केल और संचय व्रत और घटना व्रत। मूल्यांकन के जो सामान्य प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं। रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और सतत व्यापक मूल्यांकन। एक बार और रिपीट करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और सतत व व्यापक मूल्यांकन। उपलब्धि परीक्षण। गैरिसन व अन्य के अनुसार जो उपलब्धि परीक्षण है विषय विशेष में बालक द्वारा सीखे गए ज्ञान तथा सफलता की जांच उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। किसी विषय विशेष में बालक के द्वारा सीखे गए ज्ञान तथा सफलता की जांच ही उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। उद्देश्य तथा इसकी जो उपयोगिता है उपलब्धि परीक्षण की वो निम्न प्रकार हैं। विषय विशेष में ज्ञान की जांच करना, जो विषय में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उसकी जांच करना। शिक्षण की सफलता की जांच करना, शिक्षण विधियों की सफलता की जांच करना, शिक्षण विधियों की सफलता की जांच करना। पाठ्यक्रम की उपयोगिता की जांच करना, पाठ्यक्रम की जो उपयोगिता है उसकी जांच करना। व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्श, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। एक बार और रिपीट करते हैं। इसके जो उपयोग हैं और उनकी उपयोगिता के अलावा जो उद्देश्य हैं हम पढ़ रहे हैं उपलब्धि परीक्षण की। तो इसमें सबसे पहले है विषय विशेष में ज्ञान की जांच करना, शिक्षण की सफलता की जांच करना, शिक्षण विधियों की सफलता की जांच करना, पाठ्यक्रम की उपयोगिता की जांच करना, व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्श की जांच करना, व निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। परीक्षण के प्रकार हैं वो निम्न प्रकार हैं। मानकीकृत व शिक्षक निर्मित। मानकीकृत होते हैं सामान्य व विशेष, और जो शिक्षक निर्मित है जो इस परीक्षण के प्रकार हैं वो 3 प्रकार से और होते हैं। निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और निदानात्मक। निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और निदानात्मक। अब है आकलन। आकलन 3 प्रकार का होता है। अब आकलन का अर्थ क्या होता है? सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन से पहले होता है। वह प्रक्रिया जिसमें सूचना को एकत्रित करने की वह प्रक्रिया जो मूल्यांकन से पहले होती है। सूचनाओं को एकत्रित करने की वह प्रक्रिया जो मूल्यांकन से पहले होती है आकलन कहलाती है। सूचनाओं को एकत्रित करने की वह प्रक्रिया जो मूल्यांकन से पहले आकलन कहलाती है। आकलन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है अधिगम के रूप में आकलन, दूसरा है अधिगम के लिए आकलन, तीसरा है अधिगम का आकलन। अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। तो सबसे पहले है अधिगम के रूप में जो आकलन है, सीखने व सिखाने के दौरान किया जाने वाला आकलन। सीखने व सिखाने के दौरान किया जाने वाला आकलन अधिगम के रूप में आकलन होता है। अधिगम के लिए आकलन क्या होता है? यह निदानात्मक रूप में बच्चों के साथ चर्चा करते हुए किया जाता है। जो अधिगम के लिए जो आकलन है वो निदानात्मक रूप में बच्चों के साथ चर्चा करते समय किया जाता है। और अधिगम का जो आकलन है वो कार्य की समाप्ति के बाद किया जाने वाला आकलन होता है। कार्य की समाप्ति हो जाने के बाद किया जाने वाले आकलन को हम अधिगम का आकलन कहते हैं। सतत व व्यापक मूल्यांकन। सतत का अर्थ है निरंतर तथा लगातार, और व्यापक का अर्थ होता है कक्षा के अंदर व कक्षा के बाहर का अनुभव। व्यापक है कक्षा के अंदर व बाहर का अनुभव, और जो सतत है वो निरंतर और लगातार होता है। सीसी का उल्लेख है
आरटी की धारा 29 में है, जो सीसी होता है, आप देख सकते हो। सतत व व्यापक मूल्यांकन को सीसी कहते हैं शॉर्ट में। सीसी का जो उल्लेख है वो आरटीई की धारा 29 में है। सीसी का उद्देश्य क्या है ये देखिए। सीसी के प्रमुख उद्देश्य: परीक्षा के प्रति भय को समाप्त करना, परीक्षा को कक्षा कक्ष की गतिविधि से जोड़ना। परीक्षा होती है उसे कक्षा कक्ष की गति से जोड़ना, परीक्षा के व्यय को समाप्त करना, नामांकन व ठहराव में वृद्धि करना, नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना, सर्वांगीण विकास करना। ये सीसी के उद्देश्य हैं। राजस्थान में अप्रैल 2010 से जयपुर के 20 विद्यालय व अलवर के 40 विद्यालय से सीसी चालू किया गया था। जो सीसी है वो राजस्थान में अप्रैल से 2010 से चालू किया गया, जयपुर के 20 विद्यालयों में और अलवर के 40 विद्यालयों में सीसी की शुरुआत की गई थी। ये रीट के लिए आपके लिए नोट्स बनाए गए थे, तो राजस्थान में विशेष है इसके लिए। अब आप अपने स्टेट के वाइज से सीख सकते हो। आपका कौन सा स्टेट है आप ये कमेंट में ज़रूर लिखें। सीबीएसई ने अक्टूबर 2009 में कक्षा 9 में शुरू किया था। जो सीबीएसई है ने उन्होंने सीसी को सीबीएसई के द्वारा सीसी को 2009 अक्टूबर में कक्षा 9 में शुरू किया गया था। रचनात्मक व निर्माणात्मक मूल्यांकन। जो रचनात्मक एवं निर्माणात्मक मूल्यांकन है वो इस प्रकार होता है। सीखने व सिखाने के दौरान निरंतर किए जाने वाला मूल्यांकन। रचनात्मक व ये मूल्यांकन होता है। निर्माणात्मक जो सीखने व सिखाने के दौरान निरंतर किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। आधार रेखा मूल्यांकन बालक के पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। आधार रेखा मूल्यांकन बालक के पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए आधार रेखा मूल्यांकन किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? एक निर्धारित अवधि के बाद किया जाने वाला मूल्यांकन। एक निर्धारित अवधि के बाद किया जाने वाला मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन होता है। ये राजस्थान में पहले 4 होते थे, वर्तमान में 3 होते हैं योगात्मक मूल्यांकन, और कक्षा 5 में केवल 2 ही होते हैं। आप अपने स्टेट के हिसाब से याद कर सकते हो। योगात्मक मूल्यांकन के आधार पर 3 ग्रेड पाई जाती हैं। जो योगात्मक मूल्यांकन होता है उसके आधार पर 3 ग्रेड पाई जाती हैं। ए ग्रेड जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, बी ग्रेड के अनुसार जो दूसरे की सहायता के लिए कार्य करता है, सी ग्रेड जिसको विशेष सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ABL गतिविधि आधारित अधिगम करके दिखाना। इसमें कक्षा 1 और 2 के लिए लहर कक्ष भी होते हैं। सीसी का वर्तमान नाम, सीसी का जो वर्तमान नाम है स्टेट एंटी लैब क्वालिटी एजुकेशन। इसे शॉर्ट में SIQE बोलते हैं। सीसी में प्रयुक्त सामग्री होती हैं। अध्यापक योजना डायरी, सीसी में जो सामग्री हैं उनमें अध्यापक योजना डायरी, कार्य पत्रक, अभ्यास कार्य होता है, पोर्टफोलियो फाइल और आर्ट किट होती है। अध्यापक योजना डायरी होती है, कार्य पत्रक होता है, पोर्टफोलियो फाइल भी होती है। शिक्षा नीतियाँ कौन कौन सी हैं? स्ट्रेसर के अनुसार शिक्षा नीतियाँ वे योजनाएं होती हैं जिनमें बालक के अधिगम व अनुभव व पाठ्य वस्तु विश्लेषण व व्यवहार परिवर्तन करके मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा नीतियों के अनुसार स्ट्रेसर के अनुसार जो शिक्षा नीति होती हैं, शिक्षा नीतियाँ वे योजनाएं होती हैं जिनमें बालक के अधिगम व अनुभव व पाठ्य वस्तु का विश्लेषण तथा व्यवहार के परिवर्तनों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। एक बालक का अधिगम, अनुभव व पाठ्य वस्तु विश्लेषण के एवं व्यवहार के परिवर्तन के अनुसार जो मूल्यांकन किया जाता है वे शिक्षा नीतियों के अंतर्गत आते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, लोकतांत्रिक शिक्षा नीतियाँ व प्रभुत्ववादी शिक्षा नीतियाँ। लोकतांत्रिक नीतियाँ कौन कौन सी होती हैं
योजना प्रोजेक्ट विधि, योजना प्रोजेक्ट विधि, इसके प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक के द्वारा ये विधि प्रतिपादित की गई थी। योजना प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत किलपैट्रिक के अनुसार योजना प्रोजेक्ट विधि है। ऐतिहासिक खोज विधि, इसके अलावा लोकतांत्रिक नीतियों में एक है योजना प्रोजेक्ट विधि, दूसरी है ऐतिहासिक खोज विधि। जेरोम ब्रूनर के अनुसार ऐतिहासिक खोज विधि का प्रयोग किया जाता है। स्वामित्व अधिगम विधि, स्वामित्व अधिगम विधि, ब्लूम के अनुसार स्वामित्व अधिगम विधि। अन्वेषण विधि, आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार अन्वेषण विधि, आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार अन्वेषण विधि। समस्या समाधान विधि, जॉन डीवी व सुकरात के अनुसार समस्या समाधान विधि होती है। पर्यटन विधि, रेन व पेस्टालॉजी के अनुसार पर्यटन विधि है। सूक्ष्म शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि के अंतर्गत 1961 की एक सूक्ष्म शिक्षण है। हेलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण विधि है। दल शिक्षण, अमेरिका से प्रारंभ लेक्सीगटन के द्वारा दल शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया। वाद विवाद विधि सुकरात की है। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात के द्वारा। गृह कार्य विधि, संवेदनशील प्रशिक्षण विधि और मनोनाटकीय विधि व अभिनय विधि जे.एन. मोरेनो। अब सबसे दूसरे नंबर पर है प्रभुत्ववादी विधि। सबसे पहले आपको मैंने बताई ये हैं लोकतांत्रिक विधियां, इसके अलावा प्रभुत्ववादी विधियां, ये 5 प्रकार की हैं। और आपको ये बताया कि जो लोकतांत्रिक विधियां हैं उनके प्रकार आप देख सकते हो, कुल 13 प्रकार आपको बताए हैं। वही प्रभुत्ववादी विधियां हैं वो 5 प्रकार से हैं। इन विधियों को में अध्यापक प्रधान होता है। जो प्रभुत्ववादी विधियां होती हैं उनमें अध्यापक की प्रधानता होती है। सबसे पहले है व्याख्यान विधि, दूसरी है पाठ्य पुस्तक विधि, तीसरी है प्रदर्शन विधि, चौथी है अनुवर्ग विधि और 5वीं है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। तो देखिए व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रदर्शन विधि और अनुवर्ग विधि को हम पढ़ते हैं। बालकों को छोटे छोटे समूह में विभाजित करके अध्यापक द्वारा समस्या प्रदान की जाती है तथा अध्यापक के नियंत्रण में ही समस्या का समाधान होता है। इसे अनुवर्ग विधि भी कहते हैं, जिसमें बालक को छोटे छोटे समूह में बांटा जाता है और अध्यापक द्वारा समस्या प्रदान की जाती है और अध्यापक के द्वारा ही उसे नियंत्रित किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के अंतर्गत ये 3 प्रकार से है, रेखीय, सांख्यिकीय और मैथेटिक्स है। तो सबसे पहले है रेखीय, इसके स्किनर ने इसका प्रतिपादन किया था रेखीय विधि का। सांख्यिकीय विधि क्राउडर के द्वारा दी गई थी। मैथेटिक्स विधि है जो गिलबर्ट के अनुसार अवरोही क्रम में दी गई थी, गिलबर्ट के अनुसार। आप देख सकते हो रेखीय विधि रेखा के रूप में होती है, जो सांख्यिकीय विधि है वो शाखाओं में बटी हुई होती है और अवरोही क्रम में होती है। मैथेटिक्स विधि गिलबर्ट के अनुसार, सांख्यिकीय विधि क्राउडर के अनुसार और स्किनर के अनुसार रेखीय विधि। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के प्रतिपादक हैं C.W. बियर्स और इनकी प्रेरणा है जो एडोल्फ मेयर के द्वारा दी गई थी। प्रेरणा एडोल्फ मेयर के द्वारा C.W. बियर्स के अनुसार ये इनका प्रतिपादन किया गया था। इनकी पुस्तक है ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ, 1908 की एक पुस्तक है ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ। आंदोलन चला था एक डोराथिया डिक्स आंदोलन चला था। अब लेडल के अनुसार जो मानसिक स्वास्थ्य है वो इस प्रकार है। लेडल के अनुसार वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। देखिए वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता ही मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती है। लेडेल के अनुसार ये परिभाषा है। लेडेल के अनुसार वास्तविकता के आधार पर वातावरण के साथ पर्याप्त सामंजस्य की योग्यता स्थापित करना। हेडिल्फ के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व की सामंजस्यपूर्ण व संतुलित क्रिया अवस्था को व्यक्त करता है। जो हेडिल्फ हैं उनके अनुसार जो मानसिक स्वास्थ्य है वो व्यक्तिगत के सामंजस्यपूर्ण व संतुलित क्रिया अवस्था को व्यक्त
करता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का संबंध मानव कल्याण तथा मानव संबंधों से है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का संबंध मानव कल्याण तथा मानव संबंधों से होता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ नियमों की खोज करना है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ नियमों की खोज करना होता है, इनका संरक्षण करना होता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ नियमों की खोज करना व उनका संरक्षण करना है। मानसिक स्वास्थ्य की प्रकृति। मानसिक स्वास्थ्य की प्रकृति किस प्रकार है? मानसिक स्वास्थ्य एक गतिशील अवधारणा है। जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो एक गतिशील अवधारणा होती है। मानसिक स्वास्थ्य एक सकारात्मक अवधारणा है। मानसिक स्वास्थ्य एक गतिशील अवधारणा है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य एक सकारात्मक अवधारणा है। यह शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अवधारणा है। यह शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अवधारणा है। मानसिक स्वास्थ्य सामाजिकता व नैतिकता व कार्यकुशलता से सीधा संबंध नहीं रखता है। जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सामाजिकता से, नैतिकता से और कार्यकुशलता से सीधा संबंध नहीं रखता है। उद्देश्य। मानसिक स्वास्थ्य के जो उद्देश्य हैं, मानसिक रोगों व विकारों को दूर करना, मानसिक स्वास्थ्य से रोगों के कारण को जानना, मानसिक स्वास्थ्य के जो रोग हैं उन और जो विकार हैं उनको दूर करना, मानसिक स्वास्थ्य में जो रोग हैं उनके कारणों को जानना, मानसिक स्वास्थ्य का उपचार करना, मानसिक स्वास्थ्य को पर वातावरण के अनुकूल बनाना, स्वस्थ रुचियां व अभिवृत्तियों का विकास करना, स्वस्थ रुचियां व अभिवृत्तियों का विकास करना। मानसिक स्वास्थ्य के जो तत्व हैं वो 5 हैं। मानसिक स्वास्थ्य के तत्व 5 हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक स्वास्थ्य और स्वस्थ वातावरण और स्वस्थ रुचियां व अभिवृत्तियां। मानसिक स्वास्थ्य के 5 तत्व हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, स्वस्थ वातावरण और संबंध जो है स्वस्थ व रुचियों व अभिवृत्तियों के बीच होना चाहिए। मानसिक रोगों के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले है दुश्चिंता का विकार, जो 4 प्रकार से दुश्चिंता का विकार फोबिया के रूप में। एक फोबिया क्या है देखिए, विशिष्ट फोबिया जो व्यक्ति विशेष विषय वस्तु विशेष से डरना है, यानी किसी व्यक्ति से डरना या फिर किसी वस्तु से डरना फोबिया की पहचान है, विशिष्ट फोबिया की पहचान है। सामाजिक फोबिया क्या है? सामाजिक फोबिया है अंतःक्रिया नहीं कर पाना ही एक सामाजिक फोबिया है। और बेवर्ती फोबिया है वो अनजाना जगह से डरना, अनजान जगह से डरना। बेवर्ती फोबिया होती है अनजान जगह से डरना। विशिष्ट फोबिया होती है विषय वस्तु या किसी व्यक्ति से डरना। सामाजिक फोबिया अंतरक्रिया नहीं कर पाना। बेवर्ती फोबिया अनजान जगह से डरना। मनोगृति विकार, मनोगृति इस फोबिया के अलावा है। दूसरा है मनोगृति विकार, एक ही क्रिया को बार बार करना मनोगृति विकार होता है। मनोगृति बंध्या विकार, बंध्यता विकार, जो मनोगृति का बंध्यता विकार है अपने विचारों में को हीन समझना, अपने विचारों को हीन समझना मनोगृति बंध्यता विकार होता है। उत्तरी अविघातज दबाव विकार, उत्तरी अविघातज दबाव विकार संवेगात्मक शून्यता होती है। विच्छेदी विकार, व्यक्तिगत लोभ कुछ समय के लिए अपने अभिभावकों व्यक्तिगत लोभ विच्छेदी विकार के अंतर्गत है। व्यक्तिगत लोभ कुछ समय के लिए अपने आप को भूल जाना व्यक्तिगत लोभ होता है। कुछ समय के लिए अपने आप को भूल जाना व्यक्तिगत लोभ के अंतर्गत आता है। विच्छेदी स्मृति लोप, विच्छेदी स्मृति लोप, विच्छेदी स्मृति लोप, विच्छेदी स्मृति लोप अतीतकालीन कुछ घटनाओं को भूल जाना, अतीतकालीन कुछ घटनाओं को भूल जाना विच्छेदी स्मृति लोप होता है। विच्छेदी आत्मस्मृति लोप, अतीतकालीन जीवन को भूल जाना, विच्छेदी आत्मस्मृति लोप अतीतकालीन जीवन को भूल जाना। बहु व्यक्तिगत दोष, बहु व्यक्तिगत दोष एक ही परिस्थिति में अलग अलग प्रकार का व्यवहार करना बहु व्यक्तिगत दोष कहलाता है। एक ही परिस्थिति में अलग अलग प्रकार का व्यवहार करना।
भाव दशा विकार, भाव दशा विकार, अवसाद व उन्माद। जो अवसाद होता है भाव दशा विकार में, नींद न आना, मन नहीं लगना, आत्महत्या का विचार आना। नींद न आना, मन नहीं लगना, आत्महत्या का विचार आना अवसाद के रूप में होते हैं। उन्माद के रूप में अत्यधिक सक्रियता, अत्यधिक उत्तेजनशीलता। उन्माद के रूप में है अत्यधिक सक्रियता, अत्यधिक उत्तेजनशीलता। उन्माद के रूप में भाव दशा विकार के अंतर्गत अवसाद व उन्माद आते हैं। अवसाद में नींद न आना, मन नहीं लगना, आत्महत्या का विचार आना। उन्माद में अत्यधिक सक्रियता व अत्यधिक उत्तेजनशीलता होती है। मनोविदाशीलता संबंधी रोग, जिसे हम कहते हैं सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया। मनोदिशालिता संबंधी रोग, मनोदिशालिता संबंधी रोग, सिजोफ्रेनिया। चिंतन शक्ति कमजोर होती है, इसमें चिंतन शक्ति कैसी होती है, कमजोर हो जाती है। संवेग अस्थिर होते हैं, प्रत्यक्षण नहीं होता है। भ्रमा शक्ति, भ्रम शक्ति क्या है, मनोदिशालिता संबंधी रोगों से, जिसे हम सिजोफ्रेनिया भी कहते हैं, उनमें है भ्रमा शक्ति। भ्रमा शक्ति क्या होती है, मुझे किसी ने कुछ करवा रखा है ऐसा विचार आना, अर्थात एक गलत विश्वास जिसका कोई आधार नहीं होता, जैसे मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। भ्रांति, कोई चीज है नहीं फिर भी दिख रही है, अर्थात बिना वहाँ उद्दीपक के प्रत्यक्षीकरण होना, भूत दिखना, इसे हम हेलुजिनेशस कहते हैं, जिनेशन भी कहते हैं, हेलुजिनेशन। जो कोई व्यक्ति है नहीं फिर भी दिख रही है, उद्दीपक के रूप में उसका प्रत्यक्षण हो रहा है, प्रत्यक्षीकरण, इसे भ्रांति कहते हैं। कैटाटोनिया, कैटाटोनिया क्या है, विचित्र मुख मुद्रा। कैटाटोनिया विचित्र मुख मुद्रा, एक ही स्थिति में रहना। अलोगिया, अलोगिया क्या है, वाक्य अयोग्यता। अलोगिया है एक वाक्य अयोग्यता है। विकासात्मक विकार, विकासात्मक विकार क्या होते हैं, अवधान न्यूनता, अतिक्रिया का विकार। जो अवधान न्यूनता है, जो विकासात्मक विकार में है, सबसे पहले है अवधान न्यूनता, अतिक्रिया का विकार। ये क्या होता है, एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, लगातार भाग दौड़ना और शांति से नहीं बैठना, ये अवधान न्यूनता अतिक्रिया का विकार है। विकासात्मक विकार के अंतर्गत इसमें एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं रह पाता है, लगातार भाग दौड़ होती है, एक शांति से नहीं बैठ सकता है। इसके बाद है ऑटिज्म शैशव, ऑटिज्म शैशव स्वलीनता, ऑटिज्म शैशव स्वलीनता। एकांतवासी, एकांतवासी, दोस्त न बनना, सामाजिक अंतःक्रिया न करना, एक ही क्रिया को बार बार करना, ऑटिज्म शैशव स्वलीनता होती है। मानसिक रोगों के उपचार की विधियां, जो मानसिक रोगों के उपचार की विधियां हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले है व्यवहारवादी चिकित्सा, व्यवहारवादी चिकित्सा। पावलव के अनुसार सबसे पहले है फ्लडिंग, फ्लडिंग, डरने वाली जगह पर रोगी को लगातार रखना। पावलव के अनुसार जो फ्लडिंग होती है वो किस प्रकार है कि जो डरने वाली जगह होती है उस पर ही रोगी को लगातार रखा जाए। अंतः स्फोटात्मक चिकित्सा, अंतः स्फोटात्मक चिकित्सा, रोगी को डराने वाली वस्तुओं को बारे में लगातार सोचने के लिए कहा जाए। जो रोगी है उसको डराने वाली वस्तु के बारे में लगातार सोचने के लिए कहा जाए। अंतः स्फोटात्मक चिकित्सा होती है। क्रमिक संवेदीकरण, जो क्रमिक है विसंवेदीकरण है वो जेसोफ वोल्फ के द्वारा दिया गया था। क्रमिक संवेदीकरण, क्रमिक विसंवेदीकरण जोसेफ वोल्फ के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या है, इसमें डर उत्पन्न करने वाले व्यक्ति व वस्तुओं के बारे में सोचने के साथ साथ अंतःक्रिया भी करनी चाहिए। अगला है बेरुचि चिकित्सा, बेरुचि चिकित्सा, इसमें हानिकारक आदतों को दूर किया जाता है, इसमें हानिकारक आदतों को दूर किया जाता है। स्किनर के अनुसार चिकित्सा,
स्किनर के अनुसार जो चिकित्सा है टोकन इकोनॉमी सांकेतिक व्यवस्था, टोकन इकोनॉमी सांकेतिक व्यवस्था स्किनर के अनुसार चिकित्सा है, उसमें है टोकन इकोनॉमी सांकेतिक व्यवस्था भी इसे कहते हैं। तो टोकन इकोनॉमी क्या है, सांकेतिक व्यवस्था क्या है, इसको पढ़ेंगे। प्रत्येक अच्छे व्यवहार के बदले में एक टोकन और कुछ टोकनों के बदले में एक निश्चित उपहार, इसे टोकन विधि भी कहते हैं। टोकन इकोनॉमी। संज्ञानात्मक चिकित्सा, संवेग तर्क चिकित्सा विधि, इसके प्रतिपादक हैं अल्बर्ट एलिस। संज्ञानात्मक चिकित्सा के जो प्रतिपादक हैं अल्बर्ट एलिस हैं। संवेग तर्क चिकित्सा विधि के प्रतिपादक अल्बर्ट एलिस। तार्किक कारणों द्वारा गलत विश्वास को दूर किया जाना चाहिए। मानवतावादी चिकित्सा, मानवतावादी चिकित्सा है रोगी केंद्रित चिकित्सा विधि, रोगी केंद्रित चिकित्सा विधि। इसके प्रतिपादक हैं कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स के द्वारा रोगी केंद्रित चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया गया था। कार्ल रोजर के द्वारा रोगी केंद्रित चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया गया था। इसमें आत्मसिद्धि पर बल दिया जाता है, इसमें आत्मसिद्धि पर बल दिया जाता है। लोगो उद्बोधक विधि, लोगो या उद्बोधक विधि है विक्टर फ्रेंकल के द्वारा दी गई थी। उद्बोधक विधि विक्टर फ्रेंकल के द्वारा दी गई थी। रोगी को अस्तित्व व वर्तमान से परिचित कराया जाना चाहिए। गेस्टाल्ट चिकित्सा, गेस्टाल्ट चिकित्सा है फेडरिक व लारा के द्वारा दी गई थी। गेस्टाल्ट चिकित्सा आत्म जागरूकता व आत्म स्वीकृतिकरण पर बल दिया जाना चाहिए। इसमें आत्म जागरूकता पर व आत्म स्वीकृति पर बल दिया जाता है। विश्लेषण की जो चिकित्सा है वो किस प्रकार है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार हैं। मनोविश्लेषण के अंतर्गत जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनकी विशेषताएं आत्मविश्वासी का होना, सहनशील होना, आत्मविश्वासी होना, सहनशील होना, संवेगात्मक परिपक्वता होना, भावना का नियंत्रण होना, स्वाभाविकता का होना, दिखावा नहीं करना, स्वाभाविकता का होना, दिखावा नहीं करना, उत्तम कार्य क्षमता होना, उत्तम कार्य क्षमता का होना, स्वतंत्र निर्णय शक्ति का होना, स्वतंत्र निर्णय शक्ति का होना, उत्तम समायोजन शक्ति का होना, उत्तम समायोजन शक्ति होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में सामना करने की योग्यता, आत्मसम्मान की भावना, स्पष्ट जीवन लक्ष्य, स्वस्थ रुचियां व अभिवृत्तियां, वास्तविकता में विश्वासी, स्वस्थ जीवन दर्शन, अपने कर्तव्यों का पता होना, आत्मचेतना का होना। एक बार और रिपीट करते हैं शुरू से। आत्मविश्वासी, जो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनकी विशेषताएं, तो सबसे पहले आत्मविश्वासी होना, सहनशील व्यक्ति होता है, संवेगात्मक रूप से उनका परिपक्व हो जाता है, भावनाओं पर नियंत्रित होता है, स्वाभाविकता होती है, वो दिखावा नहीं करते हैं, इशारे उत्तम कार्य क्षमता होती है, स्वतंत्र निर्णय शक्ति होती है, आत्म समायोजन शक्ति होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामने करने की योग्यता होती है और आत्मसम्मान की भी भावना होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में सामना करने की योग्यता होती है, आत्मसम्मान की भावना होती है, स्पष्ट जीवन लक्ष्य होता है, स्वस्थ रुचियां व अभिवृत्तियां होती हैं, वास्तविकता में विश्वासी होते हैं, स्वस्थ जीवन दर्शन, अपने कर्तव्यों का पता होना, आत्मचेतना का होना। अब पढ़ते हैं बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको पढ़ते हैं। मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करते वाले जो कारक होते हैं, बालक के जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, जाति ऊंच नीच जैसे
विद्यालय का वातावरण और शारीरिक रोगों व दोष, ये सभी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। देखिए, वंशानुक्रम प्रभावित करता है, पारिवारिक वातावरण भी प्रभावित करता है, सामाजिक वातावरण प्रभावित करता है, विद्यालय का वातावरण प्रभावित करता है और शारीरिक रोग और दोष प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से क्या है, पर्सनैलिटी एंड कल्चर पैटर्न नामक एक पुस्तक में प्लांट ने परिवार की निर्धनता को जिम्मेदार माना है। प्लांट की एक पुस्तक है द पर्सनैलिटी एंड कल्चर पैटर्न, उसमें उन्होंने जो मानसिक रूप से कमजोर स्थिति बताई है वो इसका सबसे बड़ा कारण बताया है परिवार की निर्धनता। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये हम जिक्र करेंगे। वेतन की कमी का होना, पद की असुरक्षा होना, अत्यधिक कार्यभार होना, जातीय विद्यालय होना, उसमें भेदभाव होना, निरंकुश प्रशासन होना, बात बात पर डराना, शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव होना, मनोरंजन के साधनों का अभाव होना। इसके अलावा शिक्षकों का आपसी संघर्ष होना, मनोरंजन के साथ साधनों का भी अभाव होना और अपरिपक्व बालकों का होना, सामाजिक सम्मान न मिलना। एक बार और रिपीट करते हैं कि अध्यापक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो किन से प्रभावित होता है, वेतन की कमी से प्रभावित होता है, पद की असुरक्षा से भी प्रभावित होता है, अत्यधिक कार्यभार होता है तो प्रभावित होता है, जातीय भेद होता है तो भी प्रभावित होता है और निरंकुश प्रशासन होता है, बात बात पर डराना, प्रशासन के द्वारा बात बात पर धमकाना एवं डराना, शिक्षण सहायक सामग्रियों का अभाव होना, मनोरंजन के साधनों का भी अभाव होना, शिक्षकों का आपसी संघर्ष होना, अपरिपक्व बालकों का होना और सामाजिक सम्मान न मिलना, ये सभी प्रभावित करते हैं अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य को। इसके अलावा हम बात करते हैं रुचि। रुचि क्या है? इंटरेस्ट है शब्द की उत्पत्ति, रुचि को इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटरेसेज से हुई है, जिसका अर्थ होता है लगाव होना, महत्वपूर्ण होना। रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें ध्यान देने के लिए आकर्षित करती है। रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें ध्यान देने के लिए आकर्षित करती है। रुचि के पहलू हैं, 3 पहलू हैं। जानना ज्ञानात्मक पहलू है, अनुभव करना एक भावात्मक पहलू है, इच्छा करना एक क्रियात्मक पहलू है। सबसे पहले जानना, अनुभव करना, इच्छा करना, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। रुचि के प्रकार 2 हैं, जन्मजात और अर्जित। तो सबसे पहले है जन्मजात, मूल प्रवृत्ति से संबंधित, जैसे कि बोलना, जैसे कि खेलना, खाना, ये सभी मूल प्रवृत्ति से संबंधित हैं, खेलना एवं खाना जन्मजात हैं। अर्जित होती हैं इसके संबंध में, जैसे भाव संवेदनशीलता से होता है इसका संबंध। अर्जित जो रुचि हैं जैसे पढ़ाई करना, उपन्यास पढ़ना इत्यादि अर्जित हैं। सुपर के अनुसार क्या है रुचि? 4 प्रकार से: अभिव्यक्त रुचि, परीक्षित रुचि, और जो प्रदर्शित रुचि और प्रपत्र रुचि। रुचि की विशेषता होती है, रुचि परिवर्तनशील होती हैं, रुचि सदैव सकारात्मक होती हैं, रुचि व अभियोग्यता में सकारात्मक संबंध पाया जाता है। रुचि का मापन सबसे पहले 1914 में कार्नेगी संगठन द्वारा किया गया था, रुचि मापन परीक्षण। इसके बाद पढ़ते हैं रुचि मापन परीक्षण। स्ट्रांग व्यावसायिक रुचि परीक्षण, स्ट्रांग व्यावसायिक रुचि परीक्षण 1927। थर्स्टन प्राथमिक रुचि परीक्षण 1953। कुडर अधिमान रुचि परीक्षण 1954। भारत में 1956 में इलाहाबाद ब्यूरो ने परीक्षण किया था। अब रुचि हमारी कंप्लीट हुई है। एक बार और रुचि की विशेषताओं को हम रिपीट करते हैं। रुचि परिवर्तनशील होती हैं, रुचि सदैव सकारात्मक होती हैं, रुचि
अभियोग्यता में सकारात्मक संबंध पाया जाता है। रुचि का मापन सबसे पहले 1904 में कार्नेगी संगठन द्वारा किया गया था। रुचि मापन के जो परीक्षण है वो स्ट्रंग व्यावसायिक रुचि परीक्षण 1927, थर्स्टन प्रारंभिक रुचि परीक्षण 1953 और कोडर अधिमान रुचि परीक्षण 1954। भारत में 1956 में इलाहाबाद ब्यूरो ने परीक्षण किया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले नोट्स में आगे का जो भी टॉपिक है उसको। तब तक के लिए गुड बाय। तवर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।